नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की कक्षा सप्तमी विषय सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। वह चौहान साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7वीं से 12वीं शताब्दी तक कितने नए राजा आए, किस प्रकार का उनका साम्राज्य विस्तार रहा, वो हमने भाग 1 में पढ़ा था। आज हम त्रिपक्षीय यानी तीन पक्ष का संघर्ष और चौहान शासन, किस प्रकार का चौहानों का शासन था, इस भाग में हम अध्ययन करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष व चौहान शासन। त्रिपक्षीय संघर्ष के अंतर्गत सबसे पहले हम राजतरंगिणी, यह एक ग्रंथ है जिसकी रचना कल्हड़ के द्वारा की गई। 12वीं शताब्दी का ये एक सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो संस्कृत काव्य रचित है और इस राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना कल्हड़ के द्वारा की गई थी। इस काव्य के अंतर्गत कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास लिखा हुआ है। इस ग्रंथ को रचने के लिए कल्हड़ के द्वारा विभिन्न शिलालेख, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों आदि के स्रोत का इस्तेमाल उसने किया था। उसने अपने इस वृत्तांत को लिखने के लिए, राजाओं के बारे में लिखने के लिए उसने कई काल को देख रखा है, उसका इस्तेमाल इस वर्णन में लिया था। शासकों, उनकी नीतियों के बारे में उसने आलोचनात्मक वर्णन किया है। आलोचनात्मक वर्णन जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों तर्क रखे गए हैं। राजा की प्रशंसा भी की गई है और उनके आलोचनात्मक कार्य जो भी किए हैं उसका भी विवरण उसने प्रस्तुत किया है। उससे पहले जो भी काव्य होते थे उसमें सिर्फ राजा की प्रशंसा ही लिखी जाती थी, जबकि कल्हड़ ने आलोचनात्मक वर्णन किया है, यानी पक्ष विपक्ष दोनों प्रकार के तर्क इस राजतरंगिणी ग्रंथ में लिखे हैं। धन के लिए युद्ध। राजा अपने साम्राज्य विस्तार करने के लिए युद्ध करता था और युद्ध में जो प्राप्त धन होता था उससे वो अपने साम्राज्य का विस्तार व संसाधन प्राप्त करता था। अतः प्रत्येक शासक के राजवंश का आधार कोई ना कोई क्षेत्र विशेष होता था, कोई ना कोई क्षेत्र विशेष जहाँ से उसे अपने साम्राज्य का विस्तार भी हो सके और अच्छी धन संपदा भी प्राप्त हो सके। इसलिए राजवंश दूसरे क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। प्रयास का मतलब उसको जीतने का प्रयत्न करते और अपना शासन स्थापित करते थे। इसलिए उन्हें क्या करना पड़ता था? युद्ध करना पड़ता था अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए और उस प्राप्त धन से वो अपने साम्राज्य का विस्तार व साम्राज्य के लिए नए नए संसाधन उपलब्ध करवाते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष। त्रिपक्षीय संघर्ष से मतलब है 3 पक्ष के बीच में युद्ध, संघर्ष यानी युद्ध। गंगा घाटी में एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र कन्नौज नगर स्थापित था। जो ये कन्नौज नगर था
वो एक उपजाऊ क्षेत्र था जिससे काफ़ी आय होती थी। उपजाऊ क्षेत्र का मतलब वहाँ कृषि बहुत अच्छी से होती थी। और उस समय के शासन काल में प्रमुख आय का साधन क्या था? कृषि था। और कृषि से राजस्व कर वसूल किया जाता था। तो कोई भी राजा होगा तो उपजाऊ क्षेत्र को अपने शासन में मिलाने का प्रयत्न करेगा। तो इसलिए इस कन्नौज नगर के लिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंश, ये तीनों प्रमुख राजा थे इन वंशों के। वो कन्नौज पर अपना आधिपत्य करना चाहते थे। कन्नौज पे अधिकार करने के लिए तीनों पक्षों ने लंबे समय तक युद्ध किया। यानी सभी ये तीनों राजा शक्तिशाली थे। तीनों था। ये शासक बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाते थे और अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास करते थे। जब ये राजा शक्तिशाली हैं ये तीनों ही, तो क्या करते थे? अपनी सत्ता का प्रदर्शन दिखाने के लिए वो बड़े बड़े संपन्न मंदिर बनाते थे जिसमें धन संपदा खूब होती थी। और उन मंदिरों का निर्माण करवाकर अपनी सत्ता को मजबूत करते थे। और ये राजा एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण करते थे। यही है कि एक राजा अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए दूसरे राज्य पर आक्रमण करेगा। और आक्रमण करता था तो वो सबसे पहले किसे निशाना बनाता था? मंदिरों को, क्योंकि वो अधिक संपन्न होते थे, वहाँ खूब सारी धन संपदा प्राप्त हो जाती थी। इसलिए जब राजा किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था तो सबसे पहले उसका निशाना मंदिर होता था और उन मंदिरों को लूट लेता था और अपने राज्य में उस मंदिर से प्राप्त धन का उपयोग करता था। ये कन्नौज नगर उपजाऊ क्षेत्र है। उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण गुर्जर प्रतिहार जो राजस्थान और गुजरात के रहे और राष्ट्रकूट जो मध्य व दक्षिण भारत के अंतर्गत आते हैं। पाल वंश जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये तीनों जो क्षेत्र थे वो क्या थे? कन्नौज नगर को अपने आधिपत्य में करना चाहते थे। कारण क्या था? कन्नौज नगर उपजाऊ क्षेत्र था और उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण उस समय कृषि ही सबसे प्रमुख आधार होता था कर का। महमूद गजनी अफगानिस्तान का सुल्तान था। गजनी जिसने 977 से 1030 तक शासन किया था। गजनी ने अपने शासन करने की सत्ता को बहुत मजबूत बना लिया था। उसने ईरान से अपने उपमहाद्वीप यानी कि भारत में उत्तर पश्चिम के हिस्से तक अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। गजनी भारत में प्रतिवर्ष हमला करता था। हर साल वो भारत पर आक्रमण करता था। कौन करता था? गजनी। क्यों करता था? क्योंकि भारत बहुत धन संपन्नता थी और उस धन संपदा को प्राप्त करने के लिए वो प्रतिवर्ष भारत पर हमला करता था। और भारत पर हमला करने पर वो सबसे पहले संपन्न मंदिरों पर निशाना साधता था और उनको लूट के ले जाता था। और इस मंदिरों में सबसे ज़्यादा गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, उस पर उसने कई बार आक्रमण किए और वहाँ से खूब धन उसने लूटा। और उस धन का भाग गजनी ने अपनी एक वैभवशाली राजधानी निर्माण करने के लिए खर्च किया। इन मंदिरों से जो भी धन प्राप्त हुआ गजनी ने उसका उपयोग सर्वाधिक अपनी वैभवशाली राजधानी के निर्माण के लिए खर्च किया।
किताब अल हिंद, महमूद गजनी के बारे में सारी जानकारी हमें इस किताब अल हिंद में महाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम अल बेरूनी को सौंपा था। उपमहाद्वीप यानी भारत के अंतर्गत जितने भी युद्ध किए, मंदिरों को लूटा, कितना धन प्राप्त किया, किन किन राजाओं के साथ युद्ध हुआ, उसका लेखा जोखा लिखने के लिए किस कवि को? अल बेरूनी को सौंपा था। ये अरबी इतिहासकार था, इसलिए इसने अरबी भाषा में ये ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ को तैयार करने के लिए अल बेरूनी ने संस्कृत के विद्वानों का परामर्श लिया। जो हमारे संस्कृत के विद्वान थे उनके परामर्श के आधार पर इसने ये किताब अल हिंद लिखी थी, जिसमें महमूद गजनी के सारे कार्यों को वर्णन सहित इस ग्रंथ के अंतर्गत उसने लिखा था। चौहान शासक। अब चौहानों का क्या शासनकाल रहा, उन्होंने कब तक शासन किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चौहान और चहामन एक ही बात है। पहले चहामन बोला जाता था, फिर धीरे धीरे इसके शब्द में बदलाव आया और ये चौहान कहलाने लगे। ये दिल्ली, अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले शासक थे। इन शासकों को पूर्व में चहामनों के नाम से भी जाना जाता था और फिर धीरे धीरे इसके नाम में बदलाव आकर इन्हें चौहान के नाम से जाना जाने लगा। ये शासक अपना पश्चिम और पूर्व पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। विस्तार करना चाहते थे। अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था? युद्ध लड़ना पड़ता था। तो पश्चिम और पूर्व पर अपना आधिपत्य स्थापित करने से पूर्व इन्हें गुजरात के चालुक्यों से और उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से युद्ध लड़ना पड़ा था। पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 तक इसका शासनकाल रहा है। ये चौहानों का सबसे महत्वपूर्ण शासक, प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय का अफगान के शासक मोहम्मद गोरी के साथ 2 बार युद्ध हुआ था। 2 बार युद्ध, एक स्थान पर 2 बार युद्ध लड़ा गया था। वो स्थान था तराइन का मैदान, यानी तराइन का युद्ध, जिसको हम तराइन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तराइन का मैदान था जहाँ पर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में युद्ध हुआ था। और एक बार नहीं, 2 बार इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसे हम तराइन का प्रथम युद्ध कहते हैं और दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी इन दोनों के बीच में हुआ था। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज की तो विजय हो गई और मोहम्मद गोरी है वो हार गया। लेकिन इस हार से उसने किया जा सके उसने अभ्यास किया और पुनः उसने 1192 में पृथ्वीराज के साथ युद्ध किया। और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के इस 1192 यानी तराइन के द्वितीय युद्ध में जो युद्ध हुआ था, उसमें उसने पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी की विजय हो गई। इस प्रकार हमने आज त्रिपक्षीय संघर्ष यानी गुर्जर प्रतिहार, पाल, चोल आदि के बीच में युद्ध के बारे में हमने पढ़ा। फिर चौहान शासनकाल के बारे में हमने पढ़ा। कल हम
चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।